तो हाँ बच्चों, मैं हूं शशांक बीएचयू से। अब मैं आप लोगों को आज हिंदी में सब्जेक्टिव बताने वाला हूं। पार्ट 4 है ये हमारा। उसने कहा था का पार्ट 4 है, इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न है। मैं सबको बताऊंगा। मैं इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा मैं वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बच्चों हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका पहला प्रश्न ये है, प्रथम प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। कहने का मतलब है अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं अच्छे से तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं डिटेल में सारा चैप्टर पढ़ाई दिया हूँ। पार्ट 2 में डिटेल पढ़ाया हूँ, पार्ट 3 में ऑब्जेक्टिव दिया हूँ, और पार्ट 4 में अभी मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव प्रश्न सब। तो आप अच्छे समझ जाएंगे अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तब। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर में है उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। कहने का मतलब है इसमें 5 भाग हैं। ठीक है बच्चों, आप अच्छे समझिएगा। ऐसा समझा दूंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मुझसे समझते चले जाइए। आप आराम से लिख दीजिएगा, समझिए। आप सब समझिए और अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। रटने उठने की चीज़ नहीं है। अब मेरा लिखा आंसर भी मत लिखिएगा, अपने शब्दों में आप लिखिएगा। उसने कहा था कहानी को 5 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में? 5 भाग में। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, मतलब 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। दूसरा, तीसरा तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य भी है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें अब देखिए अगला प्रश्न ये है। देखिए आपको ये जो अगला प्रश्न जो मैं बताऊंगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ये तो कभी सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो इसमें देखिए कहानी के जो मुख्य पात्र है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आंसर में है लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अंतर सिंह, महासिंह, वजीरा सिंह आदि। मतलब ये सब मुख्य पात्र हैं। ठीक है। अब देखिए इसको आप इसलिए ध्यान में रखिए कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इस तरह का क्वेश्चन। ये किस कहानी के पात्र हैं, ले देगा वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं, दे देगा लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं। तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों। तो इसलिए आपको कहानी के मुख्य पात्रों को भी याद रखना है ना। हाँ, तब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पक्का आएगा इस बार, मैं गारंटी दे रहा हूं इस पे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तब देखिए उत्तर है लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लहना सिंह क्या थे? एक वीर सिपाही थे। ठीक है। इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक हैं। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। जैसे देखिए लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक वीर तो था, एक अच्छा सच्चा प्रेमी भी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था, है ना। मतलब बचपन में उनके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो क्या था? प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। इनका जो अपना जो सच्चा प्रेम था, जिसको ये चाहते थे लहना सिंह, वो लड़की तो नहीं मिल सकी। इससे नहीं मिलने का मतलब उससे विवाह नहीं हो सका। फिर भी उसको अपने हृदय में बसाए रखे अंत तक, जब तक इनका शरीर रहा। ठीक है। जब उस समय तक मतलब वृद्धावस्था तक, मतलब कि बचाए रखे। वृद्धावस्था मतलब जब तक ये शहीद नहीं हुए थे, तो शहीद होने तक। ठीक है। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वो युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिए। ठीक है। एक बहादुर थे और निडर व्यक्ति थे। ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे की प्राणों की रक्षा की बात कही थी। सूबेदारनी कौन थी? जो बचपन में जिससे ये प्रेम करते थे, वही सूबेदारनी यहाँ पे मैं बताया हूँ पार्ट 2 में, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो लहना सिंह ने उसे वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आप इसे समझिएगा। और आप लोगों के लिए बच्चों यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन भी एक दे दूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि ध्यान दीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। आप लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, लड़का के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ लिंक दे दूंगा अपना सभी प्रीवियस वीडियो का। ठीक है। आप आराम से देखिएगा। ये क्लास एकदम फ्री चल रहा है। आप जनवरी तक हमसे एकदम आराम से पढ़ सकते हैं फ्री में हिंदी। और मैं
अब कैसा पढ़ा रहा हूँ ये तो आप ही बताएंगे, हम अपने बड़ाई कैसे कर सकता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं फ्री पढ़ाऊंगा कंप्लीट सिलेबस के साथ। पर डे मैं एक वीडियो भेजता हूँ आप लोगों के लिए, आप देख ही रहे हैं जो हमसे जुड़े हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, ठीक है, मैं वहाँ पे सब सारा लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अब मैं चलता हूँ, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, इसलिए कि आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मैं यही आपसे ले रहा हूँ और कुछ नहीं ले रहा हूँ। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। एक अगला क्वेश्चन है, पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी कुछ संवाद है जो नीचे लिखा गया है। 55 का संवाद है, तेरे घर कहाँ है मगरे में और तेरा मांझे में। यह कहाँ, यहाँ कहाँ रहती है? कौन पूछता है? लहना सिंह पूछता है उस लड़की से, सूबेदारनी से, यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक, बे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुरा पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आग चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। कहने का मतलब है दोनों अपने मामा के यहाँ ही आए थे और दोनों सिख धर्म से ही थे, ठीक है। और लड़का इससे लड़की से पूछता है, सूबेदारनी से पूछते हैं लहना सिंह बचपन में, तेरी कुड़माई, और कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई होना, मतलब सगाई, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए सूबेदार के घर का संवाद, दो संवाद आया इसमें। एक है सूबेदार का घर का संवाद, जब वो घर इसका गया था बाद में मिलने के लिए, बड़ा होकर फौज बन करके, तो वहाँ सूबेदारनी से पूछती है, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। मतलब याद पड़ाती है, कौन? सूबेदारनी, जिसको बचपन में ये चिढ़ाता था तेरी कुड़माई हो गई, वो इसको याद दिलाता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, ये आएगा इस पर। इस बार आने का मतलब है कि ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है, इन सब पे आपका फोकस करना है। जो फोकस करने वाली है मैं बताते जाऊंगा आपको। ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपने सुध बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाले में धकेल दिया, एक खोमचे वाले को खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले के दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वो घर पहुंचा। कहने का मतलब है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये मतलब कि उसको जब ये प्रश्न पूछा कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब लड़की कह दी कि ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू आप देख नहीं रहे हैं, तो उसको लगा कि लगता है इसका विवाह हो गया। रेशम से कढ़ा हुआ सालू एक मतलब कि वैवाहिक परंपरा को दर्शाता है कि जिस लड़की का विवाह हो जाता है उसी को इस तरह की, हम लोग के यहाँ भी रस्म रीति रिवाज है, मतलब नई लड़कियों को हम लोग चुनरी वगैरह देते हैं, कपड़ा देते हैं, तो ही वो कहती है कि देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। जब ये देखता है उसको लगता है इसका विवाह हो गया, ये टेंशन में आ जाता है और रास्ते में जाते जाते बहुत सारा कुरफाती करता है। वो तो इसमें आ ही गया है, मैं बता ही दिया हूँ आपको अभी आंसर पढ़ के। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों, जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो कहने का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आएगा। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? वजीरा सिंह कहता है कि ये जो जाड़ा क्या है? मौत है। जाड़ा एक तरह से मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? अब देखिए इसका आशय मैं बताता हूं। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा, यही कहने का मतलब है। तो अब देखिए आगे है, अगला प्रश्न है कि कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? इसका सही उत्तर होगा, कहती है तुम राजा हो, मेरे बचाने आए हो। वजीरा की इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है, ठीक है। एक बीच में कहानी में एक जगह चर्चा नहीं आया था मेम के बारे में, अंग्रेजी मेम के बारे में बोला था, फ्रांस की वो मेम थी जिनके यहाँ ये रहता था, ठीक है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। देखिए कैसे बड़ाई कर रहे हैं। वेद पढ़ पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला। सोचिए उल्टा सीधा बहकाता था कि ताकि भारत के लोग गरीब हो जाएं। उस समय तो भारत पराधीन ही था, अंग्रेजों का गुलाम ही था। 1915 की कहानी है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। तो उसी समय का दौर था। तो देखिए कैसे बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको बच्चों समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो इसका उत्तर है
तो इसका दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों क्या है, अस्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूँ उसको आप थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा, मतलब ये सब की संभावना है कि आ जाए, ठीक है। ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिल तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाई, भीख मांगी थी। और लहना से और बहादुर तथा वीर लहना ने अपनी जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व बड़ी बखूबी से निभाया था। कहने का मतलब है, इसको उसकी जो पत्नी थी, सूबेदारनी थी, इसको क्या कही थी कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, तो इन्होंने रक्षा भी किया था और जब अपने जमादार मतलब एक फौज के रूप में भी, अपने एक सैनिक होने के रूप में भी अपना दायित्व निभाया था। उस समय युद्ध में देखे अपने आप को गोली मरवा लिए थे, मतलब खुद घायल थे, उसके बाद भी युद्ध ये लड़ ही रहे थे जितना इनके पास शक्ति था। तो ही इनका क्या है, मतलब कि अस्पृहणीय है इनकी शक्ति और दायित्व। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को बम से ही उड़ा दें, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से ये जंग जीता था। एक लेफ्टिनेंट साहब आया था ना, जो धूर्त बन के आया था, वेशभूषा बना करके आया था, मतलब एक ये जर्मनी का एक सैनिक घुस गया था लेफ्टिनेंट साहब के वेशभूषा धारण, तो उसको भी देखे थे, ये अपना माइंड लगा करके उसको पकड़ ही लिया और उसको दबोच लिया और एक बम से उड़ाना चाह रहा था, उसका बम को उठा करके फेंक दिया, उसको भी मारा पीटा। देखे थे ना, ये सब मैं पढ़ाया था आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। आप देखिए इन सब प्रश्नों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। बहुत अच्छा कथन है, इसका व्याख्या करने के लिए हो सकता है सब दे दे आपको। अब क्या है, सब तो ईजी है, बस आप कर ही लेंगे एक बार, बस मेरा उत्तर आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मैं समझा ही रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रशेखर गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। ठीक इस तरह का लिखा जाता है, जब व्याख्या का प्रश्न आएगा तो इस तरह से लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति एक तरह का पंक्ति है अंदर में, मतलब चैप्टर के अंदर आए इस तरह की पंक्तियां, तो लिखना होगा प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इसी पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा इतना लिखने से। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावपूर्ण है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले दुकान और मिली वो 8 साल की लड़की, तेरी कुड़माई हो गई, इन सारी चीजें उनकी बचपना याद आने लगती है। ठीक है, तो ही कहा गया है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, इसीलिए कहा गया है। क्यों देखिए, अब उनका मरने की समय थे, उनको इन सब चीजों याद आ रहा था, बचपन की बातें धत कह कर देने वाली जवाबें उनकी बातें याद आ रही है। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त था तब उसकी लड़की की याद उन्हें ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है, अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये हमारी दार्शनिकता भी कहता है, एक फिलॉसफी भी कहता है, समझ गए। और ये सार्वभौमिक सत्य भी है कि जब हम लोग मरने लगते हैं तो 10 मिनट पहले सारी चीज़ें, हमारा पूरा जीवन कहानी उसमें एक फिल्म की तरह पूरा एक रील चल जाता है, जिससे हमारा पूरा चीज़ें याद आ जाती है, हम कहाँ पुण्य और पाप किए पूरी चीज़ें। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अब की हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों ही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने से मैंने इसे लगाया। ये भी बहुत अच्छा कथन है। ये लास्ट में, ये सब चैप्टर के लास्ट में ये सब कथन को किसने कहा था? लहना सिंह ने। अब देखिए इसको भी अच्छे से लिखना है। सबसे पहले इसमें क्या बताना है कि इस पंक्ति किस कहानी से लिया गया है और किसने कहा था। इन सारी चीज़ों को आपको लिखेंगे तो 1-2 नंबर इसी से मिलता है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था कहानी से ली गई है। जब लहना सिंह सूबेदार के घर गया था तो सूबेदारनी ने अपनी दी हुई वचन का याद दिलाती है जो उसके पति और बेटे को बचाने के लिए कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। वजीरा सिंह जब वो मर रहा था लहना सिंह, तो उसका गोद मतलब उसके सर को अपने गोद में कौन रखा था? वजीरा सिंह। ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इस तरह की बातें। जब जब लहना पानी मांगता था तब तब वजीरा ने उसे पानी पिलाता था। एक बार लहना वजीरा से कहता है कि भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। तब लहना कहता है हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में, मतलब अब इस बार जो आने वाला जो समय है, आम वाला समय, मतलब जेठ का महीना, जेठ बैसाख का महीना, तो वही कह रहा है उसमें खूब आम फलेगा,
चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया। ये बात सुनकर बजीरा बहुत दुखी हो जाता है और उसको लगता है कि अब लहना की मृत्यु नज़दीक आ गई है। जब मृत्यु नज़दीक आता है तो उसमें और अच्छे अच्छे बातें याद आती है। ठीक है, कितनी सुखद की बात है, इसको याद आ रहा। और बजीरा सिंह को कहता, बजीरा समझ गया जो कि अब इसकी मृत्यु नज़दीक आने वाली है, तभी इन सब चीज़ों को ये कह रहा है। अब अगला प्रश्न है, व्याख्या का ही है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और हो सकता है इस बार ये पूछ दे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझिए पूरी कहानी का ये सार है, इसको समझिएगा आप लोग। प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब लहना ने बोधा के साथ सूबेदार हजारा सिंह को भी जाने को कहता है, लेकिन सूबेदार लहना को इस घायल हालात में छोड़ा नहीं जा रहा था। तब लहना ने बोला कि तुम जाओ, तुमको सूबेदारनी और बोधा की सौगंध है। देखिए, तब सूबेदार जाने को तैयार हुआ। उसी समय लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि घर जाओ तो कह देना सूबेदारनी से कि मुझे उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया था। सूबेदारनी ने उसे अपने पति और बेटे की जान बचाने को कही थी, वह मैंने पूरा कर दिया। ये उसने कहा था, जो कहानी है बच्चों इसी पे आधारित है। उसने कहा था मतलब वो जो लड़की थी, इसकी बचपन की प्रेमिका थी, उसका विवाह हो गया किससे? सूबेदार से, हजारा सिंह से। हजारा सिंह कौन है? इसके मित्र हैं जो कैंप में साथ में रहते हैं। अब बोधा सिंह कौन है? उसके मित्र का बेटा है, हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। तो ये बोधा सिंह के जब घर जाता है तो इसकी पत्नी ये सूबेदारनी जो इसकी बचपन की प्रेमिका थी वो कहती है कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। तो ये देखिए, अपना जान गंवा करके भी, अपने घायल हो करके भी अब उसके बेटे और पति की रक्षा करता है। वही कहता है कि अपने तुम सूबेदारनी को कह देना कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, आप समझ गए हैं। हाँ, एक प्रश्न और है बच्चों, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? इस पे आप लोग को ये ध्यान देना है। ठीक है, आपको इस पे ध्यान इसलिए देना है कि ये कहानी का शीर्षक जो सटीक है, इस पे भी आप लोग को ध्यान देना है। ये भी पूछ देता कभी कभी, कहानी की शीर्षकता का शीर्षक का सार्थक स्पष्ट कीजिए। तो अब आंसर मैं पढ़ता हूँ। हाँ, इस कहानी को शीर्षक उसने कहा था उससे अच्छा और कोई शीर्षक नहीं हो सकता। विद्वान लेखक चंद्र गुलेरी ने इस कहानी का बहुत ही सटीक शीर्षक दिया है। हम जानते हैं इस कहानी का नायक लहना सिंह है और नायिका सूबेदारनी। लहना 12 वर्ष की उम्र में उस 8 साल की लड़की से बार बार पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई? लड़की का जवाब धत। लड़ाई खत्म होने के बाद जब लहना सूबेदार के घर जाता है तब सूबेदारनी ने बचपन की बात उसे बताती है। तब लहना बजीरा सिंह से कहता है कि पानी पिलाओ, उसने कहा था। यानी कि लहना की वो बचपन की सारी बातें याद आ जाती है। तो उसने कहा था, अतः इस कहानी के लिए उसने कहा था से अच्छा कोई शीर्षक नहीं हो सकता। मैंने इसे समझा ही दिया हूँ। इस तरह की बातों, एक ही चीज़ को कितना बार समझाऊँ, है ना? आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अब मैं एकदम अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। इस तरह की प्रश्न भी कभी कभी करता है। मैं सारे प्रश्न को करा दिया जो आपके पुस्तक में है, सभी प्रश्न को मैं करवा दिया हूँ। इसलिए करवा दिया हूँ कि आपका कंप्लीट तैयारी हो, बाद में ये ना कहें कि कुछ छूट गया। और फिर लास्ट में मैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, कि उतना ही करवाऊंगा जब मैं कंप्लीट एक बार कोर्स करूंगा, उसके बाद वही कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी तो पूरा सिलेबस मैं आपको अच्छे से कंप्लीट कर दे रहा हूँ। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव को स्पष्ट करें। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह ने निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की को बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या? और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, और प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की के द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपना प्राण तक की आहुति दे दी। तो देखिए, यही है इसका केंद्रीय भाव। इसको भी मैं समझा चुका हूँ। मैं इसलिए पढ़ दिया कि कितना बार एक चीज़ समझाऊँ बेकार हो जाता है। आप इसको समझ गए होंगे कहानी का केंद्रीय भाव क्या है।